हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम देखने वाले हैं करेंसी एप्रिसिएशन। हमने डेप्रिसिएशन देख लिया क्या होता है, आज देखते हैं करेंसी एप्रिसिएशन क्या होता है। एप्रिसिएट होती है करेंसी तो क्या होता है। करेंसी एप्रिसिएशन इज बेसिकली द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन रिलेशन टू द अनदर करेंसी। ये कभी भी इसको एब्सोल्यूट मेज़र नहीं होता है, इसका कभी भी इसकी कोई एब्सोल्यूट मेजरमेंट नहीं है कि हाँ 2 के बाद 3 हो गया तो ये इट्स अप्रिशिएटेड और 3 से 2 हो गया तो ये डेप्रिशिएटेड। ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये रिलेटिव मेजरमेंट होता है। एक करेंसी है, इसके रिलेटिव में ये करेंसी जो है ये अप्रिशिएट हुई है, ये डेप्रिशिएट हुई है, ये देखते हैं। ठीक है, तो ये एक रिलेटिव टर्म है, एब्सोल्यूट टर्म नहीं है। तो ये क्या होती है कि एक करेंसी है, मान लो यूरो है, तो इसके रिलेशन में, इसके रिस्पेक्टिव में जो दूसरी करेंसी है डॉलर है, इसकी वैल्यू जो है बढ़ गई है। यूरो है, ठीक है, यूरो के कंपैरिजन में डॉलर की वैल्यू बढ़ गई है। ठीक है, या फिर इसकी डेप्रिशिएट हो गई है, इसकी अप्रिशिएट हो गई है। तो ये रिलेटिव होता है। तो देखते हैं इसका एग्जाम्पल से हम चीज़ों को समझते हैं, ज़्यादा सही से समझ आएगा। यहाँ पे है, मैं यहाँ पे लिया मैंने इंडिया का और यूएस डॉलर का। ठीक है, तो अगर मान लो कि इंडियन रूपी है और ये डॉलर है, $1 इक्वल्स 70 रुपी हो रहा है। ठीक है, तो हम कब कहेंगे कि इसकी वैल्यू जो अप्रिशिएट हुई है डॉलर के कंपैरिजन में, जब $1 हमें 60 का पड़ने लगेगा या फिर 65 का हो जाएगा, मतलब 70 से कम हो गया है। अब हमें $1 खरीदने के लिए सिर्फ 60 रुपीज़ देना पड़ रहा है और हमें $1 मिल जा रहा है। पहले क्या हो रहा था कि हमें 70 देना पड़ रहा था, ये बहुत महंगा था डॉलर हमारे लिए, अभी हो गया 60। तो ये हमारी जो करेंसी है ये डेप्रिशिएट नहीं, अप्रिशिएट हो गई है। हमारी करेंसी क्या हुई है, अप्रिशिएट हुई। अगर ये 70 था भी, मान लो हमें 75 देना पड़ता, 75 रुपये का $1 मिल रहा होता तो हमारी करेंसी क्या होती, डेप्रिशिएट होती। लेकिन अभी हमें 60 का ही ये डॉलर हम ले रहे हैं, हमें 60 का ही पड़ रहा है ये डॉलर, तो क्या हुआ, हमारी करेंसी जो है अप्रिशिएट हुई है। यहाँ पे यू अगर देखें तो अप्रिसिएशन ये था। इसके कॉजेज़ क्या क्या है आखिर, किसी की भी करेंसी की वैल्यू बढ़ती कब है, क्या होता है कि किसी की करेंसी की वैल्यू जो है वो बढ़ गई, करेंसी अप्रिशिएट हो गई। सारा कुछ डिमांड, सप्लाई और डिमांड का ही लेना देना है। ठीक है, सप्लाई और डिमांड का। तो जब हमारे वहाँ पे इन्फ्लेशन, मान लो इन्फ्लेशन बिल्कुल डिक्रीज़ हो गई है, कोई इन्फ्लेशन नहीं है, इन्फ्लेशन बिल्कुल डिक्रीज़ हो रखा है, तो हमारी करेंसी अप्रिशिएट हो जाएगी। करेंसी अप्रिशिएट कैसे होगी, मान लो कि इंटरेस्ट रेट, जब इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, मान लो इन्फ्लेशन बहुत हाई पे, पीक पे, तो मॉनेटरी अथॉरिटी क्या कहती है, इसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स को हाई कर देती है। बिल्कुल इंटरेस्ट रेट्स जो हैं हाई हो जाते हैं। तो जब हाई इंटरेस्ट रेट्स रहेंगे बॉन्ड्स पे, सिक्योरिटीज़ पे, या फिर किसी भी चीज़ पे, तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो अट्रैक्ट होंगे हाई इंटरेस्ट रेट से। तो वो हमारे वहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए उन्हें हमारी करेंसी की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमारी करेंसी की डिमांड जो है वो बढ़ गई है। किसी भी करेंसी की अगर डिमांड बढ़ती है, करेंसी की अगर डिमांड बढ़ रही है तो वो अप्रिशिएट होगी। ठीक है, अगर उसकी डिमांड डिक्रीज हो जा रही है तो डेप्रिशिएट होगी। डेप्रिसिएशन हमने देख रखा है, तो यहाँ हम सिर्फ और सिर्फ अप्रिशिएशन देखने वाले हैं। तो किसी भी करेंसी की डिमांड जब बढ़ गई है, इंटरेस्ट रेट हाई हुआ है, तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो अट्रैक्ट हो रहे हैं और क्या कर रहे हैं, हमारे करेंसी का डिमांड कर रहे हैं यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए। तो इस तरीके से हमारी करेंसी जो है वो बढ़ गई, उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ गई है। ठीक है, तो एक समझ आए कि इन्फ्लेशन कैसे, इन्फ्लेशन अगर कम हो रखा है तो कैसे ये कॉज होता है करेंसी अप्रिशिएशन। क्योंकि इन्फ्लेशन बिल्कुल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी अथॉरिटी क्या करती है, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी यूज़ करती है और इंटरेस्ट रेट्स को बहुत ज़्यादा हाई कर देती है। तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाता है और इंटरेस्ट रेट बढ़ चुका होता है, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स को ये ट्रैक करता है। ठीक है, ट्रेड सरप्लस, ट्रेड सरप्लस कैसे इफेक्ट करता है, कैसे अप्रिशिएट करता है, कैसे वैल्यू को इंक्रीज़ करता है करेंसी के। हमने ये देख लिया ट्रेड सरप्लस कैसे करता है इफेक्ट, वो देखते हैं एक बारी। ठीक है, जब मान लो हमने बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करा है, मान लो इंडिया है और इंडिया ने बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करा है, बहुत एक्सपोर्ट करा है, बेचा, सामान को बेचा है, तो हमारे वहाँ पे करेंसीज आएंगी। तो लोग, जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो फॉरेन कंट्रीज़ में क्या होगा, लोग इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट के लिए उनको क्या चाहिए, करेंसी चाहिए हमारी। तो हमारी करेंसी की डिमांड क्या हो रही है, करेंसी की डिमांड जो है वो बढ़ रही है। और करेंसी की जब भी डिमांड बढ़ती है तो करेंसी अप्रिशिएट करती है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, तो बात समझ आएगी करेंसी अप्रिशिएट ट्रेड प्लस से कैसे रिलेटेड है।
जब हम बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं तो फॉरेन कंट्रीज़ को हमारी करेंसी चाहिए होती हैं ताकि वो चीज़ें इम्पोर्ट कर सके, ठीक है। और इसकी वजह से हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ सकती है, ठीक है, अप्रिशिएट हो सकती है हमारी करेंसी। नेक्स्ट जो है इंक्रीज़ इन डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट्स, जो कि यहाँ इन्फ्लेशन रेट में मैंने बता दिया है। जब डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट्स बढ़ता है तो ये फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। और इन्फ्लेशन बहुत कम रहेगा तो लोग यहाँ से इम्पोर्ट भी करना चाहेंगे। तो एक ये भी इन्फ्लेशन बहुत कम है, महंगाई ज़्यादा है नहीं, तो लोग यहाँ से इम्पोर्ट भी बहुत ज़्यादा करेंगे। तो ये एक अनदर रीज़न हुआ, और ये इंटरेस्ट रेट बढ़ना एक अनदर रीज़न। तो ये 3 वजह देखे हमने, कॉजेज़, करेंसी एप्रिशिएशन के इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं इसके, हम एक बारी वो भी देख लेते हैं। कॉजेज़ पढ़े हैं हमने यहाँ पे, तो कॉजेज़ से अगर आपको चीज़ें क्लियर नहीं हुई हैं, हो सकता है बिल्कुल भी क्लियर नहीं हुई, तो इफ़ेक्ट्स जो जो हैं इसके, इससे बहुत सारी चीज़ें एकदम से क्लियर हो जाएंगी। तो ध्यान से देखना इस चीज़ को, ठीक है। कॉस्ट ऑफ एक्सपोर्ट जो होता है वो राइज़ हो जाता है। कॉस्ट ऑफ एक्सपोर्ट राइज़ हो जाता है कैसे? एक्सपोर्ट बढ़ जाता है, कॉस्ट ऑफ एक्सपोर्ट इंक्रीज़ हो जाता है। जो फॉरेन, जैसे करेंसी जो है अप्रिशिएट हो गई है, ठीक है, मान लो डॉलर अप्रिशिएट हो गया है, डॉलर जो है ये अप्रिशिएट हो गया, हम यहाँ पर डॉलर के अप्रिशिएशन की बात कर रहे हैं। और जो इंडियन रूपी के अकॉर्डिंग, INR के अकॉर्डिंग अगर देखें तो सपोज करना है, यहाँ पे सिर्फ मानना है चीज़ों को। और पहले जो था 60 का आता था $1, ठीक है, अभी जो है ये हो गया 70 का, ठीक है, अभी जो है ये कितने का हो गया, 70 का हो गया, ठीक है। नो, अब पहले हमें सिर्फ 60 रुपीज़ देना पड़ता था $1 खरीदने के लिए, हमें 70 रुपीज़ देना पड़ता है $1 खरीदने के लिए। तो मान लो अगर मुझे वहाँ से कुछ इम्पोर्ट करना है, US से अगर मुझे कुछ इम्पोर्ट करना है, तो $10 की कोई चीज़ है और मुझे इम्पोर्ट करनी है यहाँ अपने कंट्री में, गवर्नमेंट को इम्पोर्ट करना है, तो पहले 10 इंटू 60, उसको कितना देना पड़ता था, 600 देना पड़ता था, और चीज़ें मिल जाती थी। अब हमें क्या करना पड़ेगा, 700 देना पड़ेगा, तब जा कर के हमें वो $1 की चीज़ मिलेगी। तो ये अगर करेंसी यहाँ की अप्रिशिएट हुई है तो हम वहाँ से इम्पोर्ट नहीं करेंगे, तो मतलब कि इनके एक्सपोर्ट्स जो हैं वो डिक्रीज़ हो जाएंगे, ठीक है। एक्सपोर्ट्स क्या होंगे, एक्सपोर्ट्स डिक्रीज़ हो जाएंगे। कॉस्ट ऑफ एक्सपोर्ट राइजेज, मतलब कि कॉस्ट जो 10 रुपये में चीज़ मिल रही थी अब हमें 20 रुपये मिलेगी, तो हम वहाँ से खरीदेंगे नहीं, तो उनके वहाँ का कॉस्ट जो है वो राइज हो गया। तो बात ये क्लियर हुई कि क्या कह रही हूँ मैं यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ एक्सपोर्ट राइजेस कह सकते हैं, या फिर एक्सपोर्ट डिक्रीजेस भी कह सकते हैं। जिस कंट्री का अप्रिशिएशन हुआ है तो वहाँ के एक्सपोर्ट्स जो है वो डिक्रीज़ हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट ये है इम्पोर्ट गेट चीपर, सो इम्पोर्ट इंक्रीजेस। इम्पोर्ट जो है वो बिल्कुल चीपर हो जाएंगे। अगर किसी कंट्री की करेंसी जो है अप्रिशिएट हुई है तो वो लोग, अब तो चीज़ें, उन लोगों को चीज़ें सस्ते में मिल जाएंगी, तो क्या हुआ, उन लोगों के लिए इम्पोर्ट्स चीपर हो गए, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्ट करेंगे। और फिर ट्रेड जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसमें इम्बैलेंस आएगा, ठीक है, बात समझ आई। यहाँ पे कॉस्ट एक्सपोर्ट के प्राइजेस राइज हो रहे थे तो उनका एक्सपोर्ट डिक्रीज़ हो गया, ठीक है, एक्सपोर्ट डिक्रीज़ हो गया। और इम्पोर्ट्स जो है, इम्पोर्ट्स के प्राइजेस एकदम सस्ते हो गए, वो तो कुछ भी खरीद सकते हैं कम प्राइस में ही। फिर से एग्जांपल देख लो इसका तो समझ आ जाएगा। मान लो यहाँ डॉलर लिया हमने, $1 और 60 थी पहले, अब 70 हो गई है। ये ये इनका तो इंक्रीज़ हो गया, ये अप्रिशिएट कर गया, ठीक है। तो हमारे लिए तो ये महंगा हो गया है। हम अगर चीज़ें खरीदेंगे तो पहले 60 मिल जाती है, अब 70 में मिलेगी, लेकिन इनके लिए तो फ़ायदा है। पहले ये बेच रहे थे हमें तो इन्हें सिर्फ 60 मिल रहा था, अब ये अगर बेचेंगे तो इन्हें 70 मिलेगा। तो इम्पोर्ट्स जो है इनके लिए चीपर हो गया। डॉलर के जो US वाले हैं उनके लिए, अमेरिकन के लिए हमारे वहाँ की चीज़ें सस्ती हो गई हैं, तो इम्पोर्ट वो ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो क्या होगा, उनका बिल्कुल इम्बैलेंस हो जाएगा। एक्सपोर्ट्स बिल्कुल नहीं होंगे और इम्पोर्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएंगे। इम्पोर्ट्स क्यों होंगे, लोग कैपिटल गुड्स खरीदेंगे और मार्केट में इम्पोर्टेड गुड्स सस्ती हो जाएंगी, तो लोग वहाँ पे डिमांड भी उस चीज़ की करेंगे। और वहाँ की डोमेस्टिक जो फैक्ट्रीज़ होंगी या फर्म्स होंगी वो भी अपने रॉ मटेरियल्स सस्ते में वहाँ से मंगाएंगी। शॉर्ट टर्म के लिए तो उनके लिए भी अच्छा होगा कि यहाँ हमें सस्ते में चीज़ें मिल जा रही हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या होगा, उनको उनकी गुड्स बिकेंगी ही नहीं। रॉ मटेरियल सस्ते में मिल जा रहे हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें तो वो महंगे में बिक रहे हैं, वो नहीं बिक रहे हैं उतने, उनकी वैल्यू डिक्रीज हो गई है। तो शॉर्ट टर्म के लिए तो अच्छी बात है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बुरी बात है, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ डिक्रीज हो जाएगा। वो इंपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए इंपोर्ट बहुत सस्ता हो गया, रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट कर ले रहे हैं
और जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, इम्पोर्ट इतना सस्ता हो गया कि डोमेस्टिक गुड्स की इतनी ज़्यादा डिमांड ही नहीं है। तो उसकी डिमांड नहीं है तो वर्कर्स को वो लोग निकालेंगे, तो एम्प्लॉयमेंट भी वहाँ पे डिक्रीज़ होगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ डिक्रीज़ होगा वहाँ का, ठीक है। डिक्रीज़ इन फॉरेन लोन पेमेंट। डिक्रीज़ इन फॉरेन लोन पेमेंट का मतलब ये है कि अगर कोई मान लो एक कंट्री है, इंडोनेशिया मान लो, इंडोनेशिया को मान लो, ठीक है, और ये यूएस है यहाँ पे, ठीक है। तो इंडोनेशियन रूपी मान लो अप्रिशिएट हो रखी है, ये डेप्रिशिएट हो रखी है, ठीक है। ये अप्रिशिएट हो रखी है तो क्या होगा, अगर ये कोई इशू कर रही है, कोई डेप्ट सिक्योरिटी हो गई, सिक्योरिटी कोई इशू कर रही है, ठीक है, और इसको पे करना है डॉलर में, तो क्या होगा, ये अप्रिशिएट हो रखी है तो भी इसे कम रुपी देना पड़ेगा $1 के लिए। तो ये बात थी, बस इतनी सी, इतना ही है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।